काम पर एक और थका देने वाले दिन के बाद ओलिवर ने अपनी कार उस सादे से मकान के सामने रोकी जहां वह अमांडा के साथ रहता था। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी आसमान में फैली थी, लेकिन उसने अपने चारों ओर की खूबसूरती पर मुश्किल से ही ध्यान दिया। थकान उसके झुके हुए कंधों से साफ छलक रही थी और उसका दिमाग नंबरों, रिपोर्टों और डेडलाइन से भरा हुआ था। वह उस प्रमोशन के लिए जी जान से मेहनत कर रहा था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उसका मानना था कि यह उन दोनों के भले के लिए है। अमांडा अक्सर अपनी तनाव भरी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की नौकरी छोड़ दहकर शायद एक परिवार शुरू करने की बात करती थी। यही वह साझा सपना था जिसने उन्हें उस दिन से जोत दहे रखा था जब उन्होंने शादी करने का फैसला किया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ओवन में पकते किसी चीज की मीठी महक ने उसका स्वागत किया। अमांडा रसोई में थी। उसके बाल एक बिखरे हुए जुद्दे में बंधे थे और उसने वह एप्रन पहना हुआ था जो ओलिवर ने उनकी पिछली सालगिरह पर उसे दिया था। हेलो, हनी, उसने ओवन से नजरें हटाए बिना कहा, जैसे एक लंबे दिन के बाद खाना बनाना ही उसका सुकून था। ओलिवर मुस्कुराया। उसे लगा कि यह एक छोटा सा पल ही उसकी सारी कुर्बानियों को सार्थक बना देता है। फिर भी उसके अंदर कुछ भारीपन था। यह सिर्फ थकान या काम का दबाव नहीं था। यह वहां होते हुए भी दूर होने का एक अजीब सा एहसास था। पिछले कुछ महीनों में ओलिवर ने घर से ज्यादा वक्त ऑफिस में बिताया था। अमांडा के साथ उसकी बातचीत छोटी और काम की होती थी और साथ में बिताया गया वक्त करीबी पलों से ज्यादा अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बीच लिया गया एक ब्रेक लगता था। उसने ध्यान दिया कि जब वह एक गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ जाता तो अमांडा अक्सर अपने फोन को देखकर हंसती थी, उन मैसेज पर जो उसने कभी पूछे ही नहीं। तुम ठीक हो? अमांडा ने मेज पर खाना रखते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया और जबरदस्ती मुस्कुराया। बस थका हुआ हूं। यह उसका पसंदीदा जवाब बन गया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि वह अनजाने में उसे निराश कर रहा है। इस बीच अमांडा में एक ऐसी ऊर्जा दिखाई देती थी जिसका ओलिवर मुकाबला नहीं कर पाता था। वह अक्सर काम के मजेदार किस्से सुनाती, जिनमें से कई ईथन के बारे में होते थे, जो एक नया सहकर्मी था और उसके मुताबिक बहुत हाजिर जवाब था। ओलिवर चुपचाप सुनता रहता, अपना ध्यान रात के खाने या अगले दिन के काम पर लगाने की कोशिश करता। वह यह मानना चाहता था कि ऑफिस में उसकी लगन उनके रिश्ते की इन दूरियों को भर देगी, लेकिन उसका एक हिस्सा जानता था कि कुछ बदलना होगा। एक रात खाने के बाद बर्तन धोते समय उसने देखा कि अमांडा फिर से अपना फोन देखकर मुस्कुरा रही है। कौन है? उसने सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। अमांडा बस हंसती। मेरे ऑफिस का ग्रुप है। वे साल के अंत की पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं। ओलिवर ने जवाब में कुछ बुदबुदाया, लेकिन अपने सीने में एक गांठ महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। शायद यह सिर्फ उसका वहम था। आखिरकार अमांडा आकर्षक थी और हमेशा लोगों का ध्यान खींचती थी। वह यह बात उस दिन से जानता था जब वह उससे पहली बार मिला था। लेकिन ओलिवर का काम सिर्फ ध्यान भटकाने का जरिया नहीं था। यह उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उसका मानना था कि प्रमोशन पाकर वह आखिरकार अमांडा को वह सुरक्षा दे पाएगा जो वह हमेशा से चाहती थी। उसे काम के तनाव, परेशान करने वाले सहकर्मियों या ओवरटाइम से नहीं जूझना पड़ी रहेगा। वह उस पल की कल्पना करता जब वह उसे यह खबर देकर चौंका देगा, यह सोचकर कि वह कितनी खुश होगी जब उसे पता चलेगा कि वह आखिरकार सब कुछ छोड़ ढाकर उस नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है
जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। एक बड़िधा घर, बगल के कमरे में एक पालना, शायद आंगन में दौड़ दहाता हुआ एक कुत्ता भी। फिर भी जब ओलिवर उस भविष्य के लिए मेहनत कर रहा था, तो वह यह नहीं देख पाया कि वह वर्तमान से दूर होता जा रहा है। रात के खाने या अपने दिन के बारे में बात करने जैसे छोटे पलों में अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। अमांडा ज्यादा दूर लगने लगी थी, लेकिन उसने इसे उसके अपने काम के बोझ का नतीजा मान लिया। उसने इसे एक छोटी सी कीमत समझी। ओलिवर यह मानना पसंद करता था कि अंत में यह सब सार्थक होगा। उस रात जब अमांडा सोने के लिए तैयार हो रही थी, तो वह कुछ सेकंड के लिए उसे देखता रहा। वह शांत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी दूरी थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि क्या वह उतनी ही खुश थी जितना वह मानता था। गुड नाइट, उसने बिस्तर के बगल वाला लैंप बंद करते हुए कहा। ओलिवर जवाब देने से पहले एक पल के लिए चुप रहा। गुड नाइट, वह बुदबुदाया। उसका दिल अभी भी भारी था, भले ही वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि क्यों, लेकिन उस खामोशी में कुछ ऐसा था जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। साल के अंत की पार्टी आ ही गई और ओलिवर शीशे के सामने खड़िदहा रहा था, एक हल्की बेचैनी के साथ अपनी टाई ठीक कर रहा था। उसे सामाजिक समारोह पसंद नहीं थे, खासकर जब उनमें ऐसे लोग शामिल हों जिन्हें वह मुश्किल से जानता हो। लेकिन अमांडा ने इतना जोर दिया कि वह मान गया। मजा आएगा, उसने बेडरूम में तैयार होते हुए उत्साह से मुस्कुराकर कहा था। ओलिवर जानता था कि उसकी अनिच्छा के बावजूद इस तरह के छोटे मोटे समझौते एक स्वस्थ विवाह का हिस्सा होते हैं। वह अमांडा की जिंदगी में और ज्यादा शामिल होना भी चाहता था, एक ऐसी चीज जिसे वह महसूस कर रहा था कि वह नजरअंदाज कर रहा है। जब वे पार्टी की जगह पर पहुंचे, तो ओलिवर वहां के जीवंत माहौल को देखकर चौंक गया। तेज संगीत पर चमकती रंग बिरंगी रोशनियां, शैंपेन की ट्रे लिए घूमते वेटर और छुट्टियों के क्लासिक गाने बजाता एक लाइव बैंड। अमांडा खिलखिला रही थी। उसने एक खूबसूरत लाल ड्रेस पहनी थी जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता को और निखार रही थी, और उसकी आंखों में एक ऐसी ऊर्जा चमक रही थी जो ओलिवर ने काफी समय से नहीं देखी थी। उसे इतना खुश देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, लेकिन साथ ही उसके अंदर कुछ बेचैनी थी, एक ऐसा एहसास जिसका वह नाम नहीं ले सकता था, लेकिन जो उसके सीने पर एक वजन की तरह टिका हुआ था। अमांडा को जल्द ही उसके सहकर्मियों ने घेर लिया और उसने एक सामान्य लहजे में ओलिवर का परिचय कराया। यह मेरे पति हैं, उसने उत्साह से कहा, जबकि ओलिवर ने विनम्रता से सिर हिलाया और कुछ हाथ मिलाए। बातचीत हंसी और जाम के साथ आगे बढ़ी, लेकिन ओलिवर, जो ज्यादा शांत स्वभाव का था, कम ही बोला। उसने ध्यान दिया कि कई बार अमांडा की नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। कुछ ढूंढ रही हो, उसने पूछा, लेकिन उसने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। नहीं, बस देख रही थी कि और कौन कौन आया है। थोड़ी देर बाद अमांडा ने उसे ईथन से मिलवाया। ओलिवर ने नाम पहचान लिया। यह वही मजेदार सहकर्मी था जिसका वह कभी कभी जिक्र करती थी। ईथन आकर्षक था, उसकी मुस्कान सहज थी और उसका लापरवाह अंदाज ऐसा था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। तो आखिरकार तुम अपने पति को ले ही आई? ईथन ने हाथ बढ़ाते हुए मजाक किया। हमें तो लगा था कि वो सिर्फ एक कहानी है। ओलिवर विनम्रता से हंसा, लेकिन ईथन के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शायद यह वह तरीका था जिससे वह अमांडा से बेतकल्लुफी से बात कर रहा था, या जिस तरह उसकी नजरें उस पर ओलिवर की पसंद से ज्यादा देर तक टिकी रहती थीं। फिर भी ओलिवर ने ज्यादा नहीं सोचने का फैसला किया।
वह बेबुनियाद चिंताओं से रात खराब नहीं करना चाहता था। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी, अमांडा और ईथन करीब आते गए। वे ऐसे मजाक कर रहे थे जिनके बारे में ओलिवर कुछ नहीं जानता था। उन कहानियों पर हंस रहे थे जिनसे वह अनजान था। और कभी-कभी वे अपनी ही दुनिया में खोए हुए लग रहे थे। ओलिवर ने दूसरे मेहमानों से बात करके और एपेटाइजर छककर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार-बार अमांडा की ओर लौट आता। उसने देखा कि वह ईथन से बात करते समय कैसे थोड़ा झुक जाती थी, हंसते हुए लापरवाही से उसका हाथ छू लेती थी, और कैसे उनकी नजरें कुछ ज्यादा देर तक एक दूसरे पर टिकी रहती थीं। आखिरकार अमांडा ने कहा कि वह बाथरूम जा रही है। ओलिवर ने बस सिर हिला दिया, असहज न दिखने की कोशिश करते हुए, लेकिन वह सतर्क था। मिनट बीतते गए और वह वापस नहीं आई। फिर उसे कुछ एहसास हुआ। ईथन भी वहां नहीं था। यह एहसास उसे एक झटके की तरह लगा और उसका दिल जोर जोर से धक धकने लगा। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन वह इस भावना को नजरअंदाज नहीं कर सका कि कुछ गड्ढा बड्ढात है। इंतजार करते हुए ओलिवर ने अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अमांडा या ईथन को कमरे में ढूंढना बंद नहीं कर पा रही थीं। जब वह आखिरकार वापस आई, तो उसमें कुछ बदल गया था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, उसके गाल लाल थे। उसने इसे शराब या पार्टी के उत्साह का नतीजा मानने की कोशिश की। कुछ पलों बाद ईथन भी अपनी वही सामान्य मुस्कान के साथ वापस आ गया। ओलिवर ने ध्यान दिया कि वे एक दूसरे को सीधे देखने से बच रहे थे, जिससे उसकी चिंता और बढ़ेगी। वह अमांडा से पूछना चाहता था कि क्या हुआ था, लेकिन वह जानता था कि यह सही समय या जगह नहीं है। पार्टी चलती रही, लेकिन ओलिवर के लिए सब कुछ धुंधला हो गया था। संगीत दूर लग रहा था, सबकी हंसी दूर की लगती थी, और अमांडा की मुस्कान, जो उसे सुकून देती थी, अब ऐसी लग रही थी जैसे उसमें ऐसे राज छिपे हों जिन्हें वह जानना नहीं चाहता था। वह एहसास जिसे वह नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार सच हो गया, और शक का एक बीज उसके दिल में पनपने लगा। उस रात ओलिवर अपनी बेचैनी मुश्किल से ही छिपा सका। खाने के बाद अमांडा ने कहा कि वह सोने से पहले आराम करने के लिए नहाने जा रही है। उसने बस सिर हिला दिया, अपनी खाली प्लेट को घूरता रहा, अपने दिमाग में चल रहे विचारों से लद्दहता रहा। ओलिवर हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दे रहा था, समय, बहाने, और कैसे अमांडा अपना फोन हमेशा पास रखती थी। शक उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और उसे लगा कि वह कुछ ऐसा जानने की कगार पर है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पानी चलने की आवाज घर में गूंज रही थी, जबकि ओलिवर लिविंग रूम में बैठा अमांडा के फोन को देख रहा था, जो मेज पर पड़ी रहा था। वह उसे अपनी पहुंच से दूर कम ही छोड़ धाती थी, जिससे उसका संदेह और बढ़े गया। आप आज बापों को बरेखा गया। महीनों से उसने उसकी निजता में दखल देने से परहेज किया था, तब भी जब उसके शक उसे खाए जा रहे थे। उसका मानना था कि सम्मान और विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं, लेकिन उस रात उसका तनाव अपनी हद पार कर चुका था। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। वह लॉक था, लेकिन पासवर्ड उसे पता था। यह उन दोनों के लिए एक खास तारीख थी, या कम से कम हुआ करती थी। ओलिवर एक पल के लिए रुका, स्क्रीन को ऐसे घूरता रहा जैसे वह उसे देख सकती हो। उसे अपराध बोध और जरूरत दोनों का एहसास हो रहा था, लेकिन वह जानता था
कि वह अब अपनी अंतरात्मा की आवाज को और नजरअंदाज नहीं कर सकता। जैसे ही फोन खुला, वह सीधे मैसेज पर गया। सबसे ऊपर एक जाने पहचाने नाम ने उसका ध्यान खींचा। ईथन। ओलिवर का दिल जोर जोर से धक धकने लगा जब उसने बातचीत खोली। उसने खुद को जो कुछ भी मिल सकता था उसके लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन जो मैसेज उसने देखे उनके झटके को कुछ भी कम नहीं कर सका। मैं कल तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। पार्टी का वह पल कमाल का था। ईथन का एक मैसेज था जो पिछली सुबह भेजा गया था। अमांडा ने जवाब दिया था, मैं भी। यह खतरनाक था, लेकिन इसके लायक था। कल काम के बाद मिलते हैं। ओलिवर को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह नीचे स्क्रॉल करता रहा। इतने अंतरंग और खुफिया मैसेज देखकर उसे घिन आने लगी। अमांडा और ईथन हफ्तों, शायद महीनों से छिपकर मिल रहे थे। उन्होंने उन समयों का जिक्र किया जब वह काम पर होने का दावा करती थी। सुनसान जगहों पर डिनर, और यहां तक कि उसके घर पर बिताए पलों का भी। उसने फोन को वापस वहीं रख दिया, जैसे उसने उसे कभी छुआ ही न हो। लेकिन दर्द असहनीय था। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा। जो कुछ भी उसने अभी अभी जाना था उसे समझने की कोशिश करता रहा। अमांडा की हर याद, उसकी मुस्कानें, उनके प्लान, उनकी नजदीकियां अब धोखे से दागदार लग रही थीं। शॉवर बंद होने की आवाज ने उसे हकीकत में वापस ला दिया। अमांडा जल्द ही बाथरूम से बाहर निकली। बाल अभी भी गीले थे और उसने एक बाथरोब पहना हुआ था। वह शांत लग रही थी, उस तूफान से अनजान जो उन दोनों की जिंदगी में आने वाला था। सब ठीक है? उसने ओलिवर को सामान्य से ज्यादा चुप देखकर पूछा। उसने बस सिर हिला दिया। हाँ, बस काम के बारे में सोच रहा था। जितना वह उसी समय उसका सामना करना चाहता था, ओलिवर ने इंतजार करने का फैसला किया। उसे अपना संयम बनाए रखने की जरूरत थी, भले ही वह अंदर से टूट रहा था। वह ऊपर गया और उसके बगल में लेट गया। छत को घूरता रहा जबकि वह लगभग तुरंत सो गई। उसकी शांति और ओलिवर के अंदर मचे कोहराम के बीच का फर्क लगभग असहनीय था। अगली सुबह ओलिवर ने एक फैसला किया। वह अमांडा का सामना तुरंत नहीं करेगा। उसे कुछ और ठोस चाहिए था, कुछ ऐसा जिसे झुठलाया ना जा सके, जो उसे सब कुछ कबूल करने पर मजबूर कर दे। इसीलिए उसने एक प्राइवेट जासूस से संपर्क किया, स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उसे ठोस सबूत चाहिए। मैं समझता हूं सर। जासूस रिचर्ड ने एक मजबूत आवाज में कहा, हम इसे संभाल लेंगे। जांच के नतीजों का इंतजार करते हुए ओलिवर ने तलाक के लिए अर्जी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी और अपनी दिनचर्या बनाए रखी। लेकिन अमांडा का हर इशारा, हर शब्द अब केडी और विडंबनापूर्ण लगता था। विश्वासघात का एहसास दम घोंटने वाला था, लेकिन वह जानता था कि उसे सही समय पर उसका सामना करने के लिए थोड़ा और सहना होगा। कुछ दिनों बाद रिचर्ड ने उससे संपर्क किया। उसके पास वह सब कुछ था जो ओलिवर को चाहिए था। तस्वीरें, मैसेज और उनकी मुलाकातों के रिकॉर्ड, सब कुछ विस्तार से दर्ज था। जब ओलिवर ने सबूत देखे तो उसे लगा कि उसके अंदर कुछ ऐसा टूट गया है जिसे कभी जोड़ा नहीं जा सकता। उसने इसे डर था, इसकी कल्पना की थी, यहां तक कि उम्मीद की थी कि वह गलत हो, लेकिन अब सच्चाई से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने खाली भाव से तस्वीरों को देखा। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। अमांडा और ईथन को एक मोटल में घुसते और घंटों बाद निकलते हुए देखा गया। तस्वीरों में मुस्कानें, स्पर्श और नजरें थीं जो ओलिवर को लंबे समय से नहीं मिली थीं। उस रात वह तलाक के कागजात पहले से तैयार करके घर आया। उसे अब बहानों
या स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। सच्चाई उसके सामने थी और वह जानता था कि उसके की को कुछ भी नहीं बदल सकता। अमांडा अभी भी काम पर थी और ओलिवर ने शांत समय का इस्तेमाल सोचने के लिए किया। जब वह आएगी तो इससे बचा नहीं जा सकेगा। वह नहीं जानता था कि वह क्या कहेगा, लेकिन वह जानता था कि यह खत्म हो जाएगा। जब अमांडा घर पहुंची, ओलिवर पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा था और उन दोनों के बीच लकड़ीधी की मेज पर तलाक के कागजात रखे थे। हवा भारी लग रही थी। उसे इतना गंभीर, इतना स्थिर देखकर वह हैरान रह गई। तुम ठीक हो? अमांडा ने अपना पर्स बगल की कुर्सी पर टांगते हुए पूछा। उसकी आवाज सामान्य लग रही थी, लेकिन ओलिवर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं, उसे अपनी नजरों की गंभीरता महसूस होने दी। हमें बात करनी है, उसने कहा। उसका लहजा इतना दृढ़ था कि अमांडा वहीं जम गई। उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा, यह महसूस करते हुए कि कुछ बहुत गलत है। किस बारे में? उसने उसके सामने बैठते हुए पूछा, एक घबराई हुई मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। ओलिवर ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने तलाक के कागजात उसकी ओर खिसका दिए, साथ ही जासूस द्वारा इकट्ठी की गई तस्वीरें और मैसेज भी। अमांडा ने भ्रमित होकर भौहें सिकोड़ दी, जब तक कि उसकी नजर सबूतों पर नहीं पड़ी दी। इसके बाद जो खामोशी छाई वह बहरा कर देने वाली थी। उसका भाव तेजी से बदला, हैरानी से घबराहट, फिर अपराध बोध और निराशा में। ओलिवर, यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, उसने हकलाते हुए कहना शुरू किया, लेकिन उसने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए अमांडा, मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन दबी हुई भावनाओं से तनावग्रस्त थी। मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने अपना पूरा जीवन इस शादी को समर्पित कर दिया और तुमने मुझे यह सिला दिया। अमांडा चुप रही। उसका चेहरा सदमे और शर्म के बीच बदलता रहा। वह जानती थी कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सबूत अकाट्य थे। मुझसे मुझसे एक गलती हो गई, उसने आखिरकार स्वीकार किया। उसकी आवाज कांप रही थी। यह एक कमजोरी का पल था। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। ओलिवर एक कड़ी ढहवी हंसी हंसा, जिसमें कोई खुशी नहीं थी। कमजोरी का पल? उसने तस्वीरों की ओर इशारा किया। यह सिर्फ एक कमजोरी का पल नहीं है अमांडा, यह एक चुनाव है। एक ऐसा चुनाव जो तुमने बार बार किया। अमांडा ने खुद को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में अब कोई वजन नहीं था। ओलिवर को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन बन चुका था। वह उठ खड़दहा हुआ। उसका शरीर दृढ़ था, लेकिन दर्द हर हरकत में साफ दिख रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम इन कागजों पर दस्तखत करो। मैं यह अभी खत्म करना चाहता हूं। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। उसने आपत्ति जताने की कोशिश की, उन भावनाओं की दुहाई दी जिन्होंने कभी उन्हें एक किया था, लेकिन ओलिवर अडिग रहा। वह जानता था कि झुकने का मतलब अपना आत्मसम्मान खोना है, और वह ऐसा नहीं करेगा। उसी रात अमांडा ने कांपते हाथों से उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। जब उसने दस्तखत कर दिए, तो ओलिवर ने दस्तावेज इकट्ठे किए, उसे आखिरी बार देखा और कहा, तुमने अपनी पसंद चुनी, अब मैं अपनी चुन रहा हूं। अमांडा के सिर्फ एक सूटकेस कपड़िड्डहों के साथ चले जाने के बाद ओलिवर ने राहत और दर्द का मिला जुला एहसास महसूस किया। घर अजीब तरह से खाली लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे खुद को फिर से खड़दहा करने के लिए इस जगह की जरूरत है। फिर भी वह अन्याय के एहसास से पीछा नहीं छुड़ा सका।
उसने कुछ कीमती खो दिया था और अमांडा और ईथन बिना किसी परिणाम के बच निकलते दिख रहे थे। यह सिर्फ शादी का अंत नहीं था जिसने उसे तोड़ ढा दिया था, बल्कि यह तथ्य भी था कि जिन्होंने उसे धोखा दिया था वे अपनी जिंदगी ऐसे जी सकते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले कुछ हफ्तों में ओलिवर ने योजना बनानी शुरू कर दी। वह किसी को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रहा था। वह वैसा इंसान नहीं था, लेकिन वह चाहता था कि ईथन को अपने की के कुछ परिणाम तो भुगतने पड़ दे। उसे रिचर्ड की कही एक बात याद आई। ईथन काम पर काफी जाना पहचाना था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा बेदाहन नहीं थी। वह उस तरह का इंसान था जो अपने फायदे के लिए स्थितियों में हेर फेर करता था, और अमांडा के साथ उसका अफेयर बेवफाई की पहली अफवाह नहीं थी। ओलिवर ने कार्रवाई करने का फैसला किया। रिचर्ड द्वारा इकट्ठे किए गए सबूतों का उपयोग करते हुए उसने गुमनाम तरीके से वे तस्वीरें और मैसेज ईथन के एचआर डिपार्टमेंट को भेज दिए। साथ ही एक संक्षिप्त पत्र भी जिसमें बताया गया था कि ईथन का आचरण टीम के पेशेवर और नैतिक माहौल को कैसे प्रभावित कर रहा है। उसने अमांडा का जिक्र नहीं किया, उसे इस सब से दूर रखा, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि ईथन का नाम कंपनी की आंतरिक चर्चाओं में बना रहे। प्रतिक्रिया तेजी से हुई। ईथन को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया और यह बात सहकर्मियों के बीच फैल गई। उसने खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कंपनी ने अपने मूल्यों के साथ असंगत आचरण का हवाला देते हुए उसे नौकरी से निकालने का फैसला किया। जब ओलिवर ने यह खबर सुनी तो उसे एक अजीब से सुकून और संतुष्टि का एहसास हुआ। यह सबसे क्रूर तरीके से बदला नहीं था, बल्कि कुछ संतुलन बहाल करने का एक तरीका था। ईथन ने दूसरों के भरोसे का फायदा उठाया था और अब वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा था। ओलिवर ने, हालांकि, उस परिणाम को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह जानता था कि आगे एक लंबा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें हिम्मत, धैर्य और पुनर्निर्माण की जरूरत होगी। लेकिन कम से कम उसे लगा कि उसने अपने आत्मसम्मान का एक हिस्सा वापस पा लिया है, एक ऐसी चीज जिसे अब कोई उससे कभी नहीं छीन सकता था। अगली सुबह कुछ अलग थी। सूरज की रोशनी ओलिवर के घर में आ रही थी, उसके चारों ओर की खाली जगहों को रोशन कर रही थी। जो कुछ भी हुआ था, उसके बावजूद उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। शांति। ऐसा नहीं था कि दर्द गायब हो गया था, यह अभी भी वहां था, उसके सीने में गूंज रहा था। लेकिन वह जानता था कि महीनों में पहली बार वह अपनी जिंदगी के नियंत्रण में था। अमांडा जा चुकी थी और उसके साथ अविश्वास और धोखे का बोझ भी चला गया था। वह घर जो कभी उनकी शादी का आईना लगता था, अब एक नई शुरुआत का संकेत था। फिर भी आने वाले दिन कठिन थे। ओलिवर ने अपनी तन्हाई का सामना किया, बिना किसी भटकाव या बहाने के। अब उसके पास अपनी भावनात्मक दूरी को सही ठहराने के लिए काम के लंबे घंटे नहीं थे, या खामोशी को भरने के लिए अमांडा के साथ दबी हुई बहसें नहीं थीं। सिर्फ वह था, अपनी सबसे कच्ची भावनाओं के साथ अकेला। रात में वह अक्सर एक कप कॉफी के साथ सोफे पर बैठता और जो खामोशी कभी उसे डराती थी, उसे सुकून देने वाली चीज बनने देता। एक दिन वह पास के एक पार्क में टहल रहा था और उसने देखा कि लोगों का एक समूह एक बड़े दहे तंबू के नीचे इकट्ठा है। वहां उत्साहित आवाजें और हंसी थी, और एक ऐसी ऊर्जा थी जो उसके अंदर की खामोशी से मेल नहीं खाती थी। उत्सुकतावश वह करीब गया और महसूस किया कि यह एक स्वयंसेवी पहल थी। एक समूह जरूरतमंद लोगों को खाना और कप डट देह बांट रहा था।
ऑलिवर कुछ देर वहीं खड़ददा रहा, देखता रहा कि यह सब कैसे काम करता है। यह एक साधारण व्यवस्था लग रही थी, लेकिन हर इशारे में कुछ गहरा मानवीय था। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो प्रभारी लग रहा था, ने ऑलिवर को देखा और उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। हमें हमेशा एक और जोधी हाथों की जरूरत होती है, उस व्यक्ति ने एक स्वागत भरी मुस्कान के साथ कहा। ऑलिवर कुछ सेकंड के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार मान गया। उसने दोपहर भोजन बांटने और मदद के लिए आए लोगों से बात करने में बिताई। हर कहानी जो उसने सुनी, उसने एक अलग जीवन की एक नई खिद्दकी खोली। लचीलेपन, हानि, हानि और आगे बढ़ते रहने के संघर्ष की कहानियां। भले ही वह मदद करने के लिए वहां था, लेकिन उसे लगा जैसे मदद उसी की हो रही है। दिन के अंत में संयोजक ने उसे धन्यवाद दिया और उसे जब भी चाहे वापस आने के लिए प्रोत्साहित किया। उस रात ऑलिवर को एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। जीवन उन घावों से कहीं बढ़कर है जिन्हें हम लेकर चलते हैं। दर्द असली था, लेकिन उसे हमेशा के लिए रहने की जरूरत नहीं थी। उसने फैसला किया कि नफरत की आग में जलने के बजाय वो अपनी इस ऊर्जा को कुछ नया और सार्थक बनाने में लगाएगा। कुछ ही हफ्तों में ऑलिवर उस ग्रुप के साथ नियमित रूप से जुड़ गया। वो दान इकट्ठा करने में मदद करता, जरूरतमंद लोगों से बातें करता और उनके दुखक सुख में शामिल होता। और यहां तक कि उसने कुछ नई पहलकदमियों की अगुवाई भी शुरू कर दी थी। ऐसे ही एक आयोजन के दौरान उसकी मुलाकात क्लारा से हुई। क्लारा पेशे से एक टीचर थी और वो भी अपना खाली समय लोगों की मदद करने में बिताती थी। क्लारा बहुत दयालु थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था और उसकी सीधी सच्ची बातों ने ऑलिवर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दोनों में बातें शुरू हुईं और जल्द ही ये बातें काम के बाद की मुलाकातों में बदल गईं। क्लारा अमांडा से बिल्कुल अलग थी और ऑलिवर को उसकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई। वो एक खुली किताब की तरह थी, सच्ची और ईमानदार। उसके उसूल वही थे जिनकी तलाश ऑलिवर हमेशा से एक हमसफर में करता आया था। उनका रिश्ता धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के पनपा, लेकिन उस रिश्ते में एक ऐसी गहराई और सच्चाई थी जो दिल को छू जाती थी। लंबे समय बाद पहली बार ऑलिवर को लगा कि वो सिर्फ जी नहीं रहा, बल्कि खुद को नए सिरे से गढ़ रहा है। अतीत के जख्म अभी भी मौजूद थे, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि ये जख्म उसकी पहचान नहीं है। ये उस दर्दनाक सफर की निशानियां थीं, लेकिन साथ ही उसके विकास और सीख की भी। ऑलिवर जानता था कि जो कुछ भी हुआ, वो उसे कभी भुला नहीं पाएगा, पर इसका ये मतलब भी नहीं था कि उसे उस बोझ को हमेशा अपने साथ ढोना है। उसने आगे देखने का फैसला किया, उन नए मौकों को अपनाने का जो जिंदगी उसे दे रही थी। महीनों बाद एक दिन क्लारा के साथ पार्क में टहलते हुए उसे उस मदद शिविर में मिले एक शख्स की कही बात याद आ गई। जिंदगी तुम्हें गहरी चोट दे सकती है, लेकिन वो तुम्हें वापस उठ खड़े होने के औजार भी देती है। बस तुम्हें उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। ऑलिवर मुस्कुराया। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए कहे गए थे। उसने न सिर्फ आगे बढ़ने की एक नई वजह ढूंढ ली थी, बल्कि खुद का एक ऐसा नया रूप भी पा लिया था जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और सबसे बढ़कर सुकून में था। उसकी कहानी सिर्फ धोखे और तकलीफ की नहीं थी। ये कहानी थी खुद को फिर से पाने की, मुश्किलों में मायने ढूंढने की और ये समझने की कि गहरे से गहरे दर्द में भी एक नई शुरुआत का रास्ता हमेशा मौजूद होता है। और वो रास्ता, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, हमें एक ऐसी मंजिल तक ले जा सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि
आप हमारी कोई भी आने वाली कहानी मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।